हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है लेक्चर नंबर 10.1 जिसमें हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका नया यूनिट है, केमिकल सेपरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। इसमें आपको पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जो है 9 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 3 यूनिट बची हैं, यूनिट नंबर 10, 11 और 12। अब काफ़ी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी डिमांड कर रहे हैं कि आप वो भी पढ़ा दीजिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बोनस लेक्चर्स देके वो भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो भाई आपको करना क्या है, आप सभी को पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है प्लस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अब देखो इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। यूजुअली ये सिंगल डिस्टिलेशन होता है या डबल डिस्टिलेशन होता है। फिर इसमें बहुत और भी तरीके के डिस्टिलेशन होते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, वो मैं भी आपको आगे टाइप्स वगैरह सब बताऊंगी। सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सभी मेथड्स के नाम आपने पहली बार नहीं सुने हैं, क्योंकि आपने अपने 11th में, 12th में, बीएससी लेवल में आपने इन सभी जो मेथड्स हैं इन सब के बारे में सुना है, आपने पढ़ा है, तो आपको बेसिक्स इनका पता है। पर इनका यूज फॉरेंसिक साइंस में कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, बेसिकली हम उसके बारे में डिस्कशन आज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको जो है प्रॉपर जॉब चाहिए है और आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पड़ेगी। जो भी लोग ये बोलते हैं कि इसमें आपके पास में जो है जॉब नहीं है, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो बिल्कुल भी गलत चीज है। जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है और बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। हर फील्ड में जॉब्स की कमी है, देखा जाए वैसे तो क्यों है ना, हर फील्ड में जॉब्स की कमी है, हर फील्ड में सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिले, आप प्रॉपर तरीके से अपनी जो है यूजी, पीजी और आगे की पढ़ाई, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो वो, साथ ही में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और जो आपको एग्जाम्स देने चाहिए जॉब्स के लिए, एंट्रेंसेस के लिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी। अब जब प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर एक रास्ता मिलेगा, तो आप जो है डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि बस आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, आपको जो मेरे ऊपर लिंक दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहां से आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आप मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हो कि आपको एक कोई आपका जो गार्जियन बोल सकते हैं, भाई बहन जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, अगर वो हमें गाइड करते हैं, उसी तरीके से मैं आपको पूरे साल जो है, पूरे साल आपको मैं गाइड करूंगी। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में होता क्या है। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो भाई, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ा दो, फॉरेंसिक केमिस्ट्री पढ़ा दो, लो भाई शुरू हो गई है फॉरेंसिक केमिस्ट्री। ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। The analytical chemistry is a method that helps determine the chemical composition of sample mixture. Analytical chemistry का मदद करके, केमिस्ट्री का यूज करके हम सैंपल मिक्सचर में से केमिकल कॉम्पोजिशंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी क्लासिकल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल में यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो हम 3 मेजर कैटेगरीज में इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करते हैं, स्पेक्ट्रल, इलेक्ट्रो एनालिटिक और सेपरेटरी, ठीक है। स्पेक्ट्रल, इलेक्ट्रो एनालिटिक और सेपरेटरी, 3 तरीके से हम इसको डिवाइड करके रखते हैं। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स का एग्जाम्पल बता दूं मैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है जो आपको अभी पढ़नी भी है आगे के लेक्चर्स में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्रोमेटोग्राफी कल ही हम पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में आएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपको कल, ठीक है, कल के बाद परसों पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। और मैं डिटेल में बता दूं, क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो, क्विक सेपरेशन होता है।
सब्सटेंसेस का पता करने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इन सब का हम यूज करते हैं, जिसमें आगे बताऊंगी मैं अब क्या होता है, वो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। फिर एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल, यही जो मैंने बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम दिया हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है। ये जो है प्रिज्म बना हुआ है, ये किस तरीके से आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है, मोनोक्रोमेट्रस में प्रेजेंट है, पूरा सिस्टम बना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, इस तरीके से ये काम करता है। हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको मैं पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन भी समझा दूंगी, कैसे जो है इसका जो है मशीनरी काम करती है, कैसे क्या क्या उसमें चीजें रहती हैं। अब हम आते हैं बेटा डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, डिस्टिलेशन क्या है, आप घर पे भी डिस्टिलेशन कर सकते हो। हमने बॉईल करा, ठीक है, और जो पानी ऊपर आया है वेपर्स के फॉर्म में, उसको हमने कंडेंस करके रख लिया, ये डिस्टिलेशन है, दैट्स इट, ठीक है। लिक्विड मिक्सचर को, कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करने के लिए डिफरेंट हर लिक्विड का अपना अपना डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। द बेसिस ऑफ सेपरेशन इज डिफरेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट। वही जो मैंने बताया कि हर चीज का जो वो है वेपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो ये है आपका यहाँ पे इसका डायग्राम, ये है आपका अपैरेटस, डिस्टिलेशन अपैरेटस, ये है सिंगल डिस्टिलेशन। और क्या है ये? सिंगल डिस्टिलेशन, सिंगल डिस्टिलेशन। अब इसमें आप देखो क्या क्या प्रेजेंट है। एक लैंप स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड से यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, और ये जो है आपका फ्लास्क, ठीक है, ये जो फ्लास्क है डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के नाम से ही आता है। वैसे ऊपर कोन होती है और नीचे जो है वो कर्व फॉर्म में होता है, तो इसको हम यहाँ पे फंसा देते हैं और फिर हम उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं, तो ये ऐसे हवा में ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखना ये हवा में ही रहता है। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, बर्नर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हमने जो है उसको कवर किया, ठीक है, उसमें हमने कवर करके यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिए, जिससे कि हमें जो है टेम्परेचर पता चल सके। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर डाला, ठीक है, यहाँ हमने बर्नर को ऑन किया, और एक और देखो यहाँ पे भी हमने फिर क्या लगाया, कंडेंसर लगाया। ये जो है ये कंडेंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम ठंडा पानी डालते हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका जो है कोल्ड वाटर जा रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे नली लगी हुई होती है, हम टैप ऑन कर देते हैं, यहाँ से ठंडा पानी जाता है और यहाँ से ठंडा पानी बाहर होता जाता है, तो क्या हो रहा है, ये पानी कंडेंस हो रहा है अंदर, जो यहाँ बबल्स के फॉर्म में ये पानी वेपर्स जो है यहाँ पे वो कंडेंस होके इधर से आपको कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, रिसीविंग फ्लास्क बोलते हैं हम उसको, तो आपका डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। एक अच्छा मैं आपको बात बताऊं, मेरे चैनल पर ना हाउ टू मेक डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाना है, वो पूरा मैंने प्रोसेस सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली मैंने जो बनाया हुआ है, लैब में परफॉर्म किया है, वो मैंने वीडियो डाला है। मैंने जो है डबल डिस्टिलेशन का यूज किया था, उसमें डबल डिस्टिलेशन अपैरेटस का यूज करके मैंने वहां पे जो है डिस्टिल वाटर बनाया था। इवन मैंने जो है काफी सारे वीडियोस और भी बनाए हैं, टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन्स को कैसे सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके, फिर हम उसमें टेस्ट कैसे लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन आपको पता है लैब्स में जो विसरा बॉईल किया जाता है ना, वो इसी फ्लास्क के अंदर हम विसरा के टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं, फिर हम उसमें एसिड डालते हैं, फिर हम उसको बॉईल करते हैं, और अगर उसमें पॉइजन प्रेजेंट होता है तो हम उसको यहाँ पे फ्लास्क में कवर करते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे एक फ्लास्क यहाँ लगा है तो एक और फ्लास्क होता था यहाँ पे, ठीक है, 2 फ्लास्क होते थे, तो हम 2 फ्लास्क में जो है एक साथ यहाँ पे काम करते थे, डबल डिस्टिलेशन होती थी, यहाँ से आके यहाँ जाता था, फिर यहाँ फिर बॉईल होता था और फिर जाता था, ऐसे होता था। तो ये चीज जो है आप देख सकते हो मेरे चैनल पर ही, एक फॉरेंसिक लैब एक्सपेरिमेंट्स करके, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करके एक वो है, प्लेलिस्ट है, देखना जरूर सभी लोग, आज जाके देखना, और फिर मुझे वहीं पे कमेंट करना, उसी वाले वीडियो पे कमेंट करके बताना कि मैम आपका लेक्चर देखने के बाद में हमने यहाँ पे जो है ये पढ़ा, ठीक है। चलो अब देखो डिस्टिलेशन के टाइप्स बताऊं मैं आपको, तो यहाँ लिखा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम जो है डिस्टिलिंग वाटर एंड अदर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, वाटर है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है,
ठीक है। ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसीजर होती है जिसमें आप क्या करते हो, वेपराइजिंग अ मिक्सचर के वेपर्स बनाते हो और कंटिन्यूसली बॉईल करते आते हो करते जाते हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके वो आपका सेपरेट होता जाता है। ये सिंपल डिस्टिलेशन है, क्लियर। इसके बाद में एक आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन टाइप्स। ओके, इसी का दिया है अभी, उसी के आगे दिया है। स्टीम डिस्टिलेशन कैन बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड। अब देखो, स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो है उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं ब्लड में से, यूरिन में से, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके, ठीक है। स्टीम इज पास इनटू द सैंपल, स्टीम को हम सैंपल में पास करते हैं। एंड एक्वस डिस्टिलेट इज कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन, एक्वस डिस्टिलेट है उसको हम कंडेंसेशन से कलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज आपको देखनी है ना, तो आप वही मेरे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हो, वहां पे वीडियो डली हुई है कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। टॉक्सिकेंट्स फ्रॉम एसिड डिस्टिलेशन प्रोसेस इंक्लूड इथेनॉल, मीथेनॉल, फिनॉल, साइनाइड। भाई कोई इथेनॉल, मीथेनॉल, फिनॉल, साइनाइड खा के मरा है ना, तो आप इसको आप जो है इजीली स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके सेपरेट कर सकते हो, फिर टेस्ट लगा सकते हो। तो मेरे चैनल पे फिर से बता रही हूँ मैं, टेस्ट फॉर इथेनॉल, टेस्ट फॉर मीथेनॉल, टेस्ट फॉर ये, टेस्ट फॉर वो, ऐसे कैसे लगाना है, कैसे सेपरेशन किया, ये सब डला हुआ है। सो गो एंड वॉच दोस वीडियोस आफ्टर दिस लेक्चर, ओके। चलो, फिर आता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, fractional distillation is the process that separates a mixture into its component parts and fractions. It's a special type of distillation, एक special type of distillation होती है जिसमें chemical compounds को boiling point के basis पे separate करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से, ठीक है। कॉमन टाइप जो है इंडस्ट्रीज में बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाती है ये, ठीक है। इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। फिर आता है स्वैप को डिस्टिलेशन क्लीन अप मेथड होती है, uses a store tube to clean contaminated extract को clean करने के लिए। It's a simple method that already known in pesticide residue analysis। देखो भाई, pesticide residue analysis में यूज की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, concentrate और residue to which instrumental identification technique is applied। देखो, according to 1974 आर्टिकल, एक आर्टिकल है 1974, उसके हिसाब से स्वैप को डिस्टिलेशन इज अ क्लीन अप मेथड यूज इन टॉक्सिकोलॉजी। ये एक क्लीन अप मेथड है जो टॉक्सिकोलॉजी में यूज की जाती है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आप ड्रग्स को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने के लिए, एल्कोहल को आइडेंटिफाई क्वांटिफाई करने के लिए, पॉइजन को आइडेंटिफाई क्वांटिफाई करने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल्स में, ठीक है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई ये डिस्टिलेशन तो सबने पढ़ा है, लेकिन फॉरेंसिक में कहाँ यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, वैक्यूम डिस्टिलेशन एक टाइप की डिस्टिलेशन है दैट सेपरेट्स कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। वही है, सारे तो डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे ही सेपरेट कर रहे हैं, हम चाहे कोई भी वो लगाएं, कोई भी डिस्टिलेशन टेक्निक लगाएं। इट्स परफॉर्म्ड अंडर रेसिड्यू प्रेशर विच कैन सेव टाइम एंड मनी। रेसिड्यू प्रेशर में जो है, वैक्यूम में क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट है, एयर नहीं है वहां पे, है ना, तो वहां पे प्रेशर होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, किसके लिए, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज की जाती है। और एक्सट्रैक्ट प्लांट एसेंस इन बेवरेजेस एंड फूड प्रोडक्शन। भाई बेवरेजेस एंड फूड प्रोडक्शन में प्लांट एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आ जाओ, अब फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस में और बता दूं आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस का। ड्रग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है। भाई किसी ने ड्रग खाई है या कोई इलिसिट ड्रग है, ठीक है, इलिसिट ड्रग यानी कि इलिसिट यार क्या बोलते हैं, जो इलीगल, बेसिकली इलीगल ड्रग है, उसकी क्वांटिटी पता करनी है, आइडेंटिफाई करना है हमें, तो हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फिर फायर सीन्स में क्या होता है, डिस्टिलेशन कैन प्यूरिफाई एक्सेलरेंट रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम सस्पेक्टेड आर्सन साइट पे हमें अगर कुछ रेसिड्यू मिला है तो हमें उसको प्योरीफाई करना है, तो हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाओ पॉइजनिंग केसेस, बहुत बढ़िया। कोई जो है जहर खा के मर गया है, पॉइजन का केस है, तो उसका जो विसरा है वो हमारे पास में लैब आता है,
तो लैब में हम क्या करते हैं, लैब में हम पॉइजनिंग केसेस में विसरा को लेके उसमें फ्लास्क में डालते हैं, उसमें हम जो है अपना सॉल्वेंट डालते हैं, उसको बॉयल होने देते हैं। बॉयल होता है तो हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अपना जो है कलेक्ट करते जाते हैं, धीरे धीरे करके हमने अपना कलेक्ट कर लिया। कलेक्टिंग फ्लास्क में, रिसीविंग फ्लास्क में हम कलेक्शन करते हैं, फिर हम उसमें टेस्ट लगाते हैं। ये देखना हो तो ये मेरे चैनल पे ये पूरी प्रोसेस डली है, इसको देखना जरूर एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे और बढ़ते हैं, ये कुछ आप डायग्राम्स देख सकते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस के, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। तो ये बेसिकली कुछ डायग्राम्स हैं पुराने, पहले जो होता था इस तरीके से डिस्टिलेशन किया जाता था। चलो भाई, अब आओ अगली मेथड विच इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि भाई यहाँ पे सब्लिमेशन में आइस है, आइस मेल्ट होगा, वाटर बनेगा, एवेपोरेट होकर स्टीम बन जाएगा। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल प्रोसेस है एक्चुअली में। सब्लिमेशन में वाटर नहीं बनेगा, ये बीच का लिक्विड स्टेट गायब कर दो, सीधे सॉलिड, सीधे वो वेपर, ठीक है, गैस, यानी सॉलिड से गैस बन जाना सब्लिमेशन है। सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात पता है कि जब सब्लिमेशन प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड से सीधे गैस बन जाता है। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स में क्या होता है कि वो सॉलिड होता है, सीधे जो है कब उड़ जाता है, इतनी सी बचती है और फिर गायब हो जाती है, हमको नहीं पता चलता है। या हम ड्राई आइस की बात करें तो ये सब क्या सब्लिमेशन प्रोसेस से ही काम कर रहे हैं। The term sublimation is the transformation or conversion that substances undergo when passing from one state to another. For example, solid substance to gas. This process is an endothermic phase transition. क्या है ये? Endothermic phase transition है that occurs at a temperature and pressure below the triple point of the substance. ठीक है? Example, dry ice, diphtheria या heat press. Next. देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, वही ड्राई आइस है, जो बॉल्स आती हैं वो है, स्नो है, कैम्फर है, आयोडीन, एयर कंडीशनिंग, ड्राई डेसिकेंसी, ये बॉटल में डले आते हैं ना, सिलिका जेल रहता है, ये है। फ्रीज ड्राइड फूड है, इंक हो गया, या सॉलिड एयर फ्रेशनर्स होते हैं, ये सब जो है एग्जाम्पल्स सब्लिमेशन के। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है भाई सब्लिमेशन का? तो एनालिसिस ऑफ व्हाइट पाउडर फाउंड एट क्राइम सीन। सब्लिमेशन जो है वो हेल्प कर सकता है वोलेटाइल ड्रग कंपाउंड को पता करने में फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में से, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल केमिकल इन अ रेसिड्यू, ठीक है। सब्लिमेशन का यूज करके हम आइसोलेट और कंसंट्रेट कर सकते हैं जिससे कि हमें नेचर और ओरिजिन पता चल जाए। फिर फॉर्जरी इन्वेस्टिगेशन में भी जो है हेल्प करता है टू एनालाइज वॉलेटाइल कंपोनेंट। जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं इंक के, ठीक है, वो सब उसमें यूज होता है। स्पेसिफिक ब्रांड पता चल जाएगा, फॉर्मुलेशन पता चल जाएगा, इसमें बेसिकली यूज होता है, बाकी ज्यादा यूज नहीं है इसका फॉरेंसिक साइंस में। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन पर आए। क्रिस्टलाइजेशन में मतलब क्या होता है, व्हेन इज बाय विच अ केमिकल इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन इनटू अ सॉलिड स्टेट, इनटू अ सॉलिड क्रिस्टल स्टेट। सॉलिड स्टेट नहीं, सिर्फ सॉलिड क्रिस्टल्स भी बना रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाना इस क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल। तो स्टेप्स क्या होते हैं, हीट द सॉल्यूशन इन द ओपन कंटेनर, सॉल्यूशन को ओपन कंटेनर में हीट करो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे और पीछे जो है सॉल्यूट छोड़ जाएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्यूट छोड़ जाएगा। फिर जब सॉल्यूशन कूल्स, क्रिस्टल्स फॉर्म्स ऑन द सरफेस, कलेक्ट एंड ड्राई द क्रिस्टल्स। लो भाई बन गया क्रिस्टल्स। हमें क्रिस्टल्स बस इतना जानना है क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे। देखो जैसे ये है, स्टेयर टू डिसॉल्व सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया पानी में अच्छे से, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने इसको एवेपोरेट होने रख दिया, एवेपोरेशन होने के लिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया, हीट दी हमने, इसको एवेपोरेट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टल द सॉल्यूशन द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल टू ऑब्टेन क्रिस्टल, इसको हमने ठंडा होने को छोड़ा, क्रिस्टल्स बन गए। फिर द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल, ऊपर का सॉल्यूशन हटा दिया, क्रिस्टल हमको नीचे फिल्टर पेपर पे मिल गए, ठीक है, बन गए आपके क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवेपोरेटिव प्रोसेस के टाइप्स है। ये कॉमन मेथड होती है जिसमें क्रिस्टल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड सुक्रोज ये बनाए जाते हैं, सॉल्वेंट एवेपोरेट जिससे कि नीचे जो है वो आपका क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगी। वॉशिंग सोडा, जिप्सम, कॉपर सल्फेट, ये इसी से बनते हैं मेथड से। नेक्स्ट आओ,
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्रिस्टलाइजेशन का। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग और पॉइजन इन बायोलॉजिकल सैंपल। हाँ देखो क्या होता है, कई बार हमें जो है कोई सैंपल रहता है तो हमें उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से पता करना होता है कि भाई इसमें क्या था, तो हम उसको बॉईल करते हैं। अगेन हम उसे पेट्री डिश में या फिर वो चाइना डिश जो आती है उसमें हम उसको बॉईल करते हैं और थोड़ी देर को छोड़ देते हैं, तो फिर हम उसको फिल्टर करेंगे तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में क्रिस्टलाइजेशन में बी एम्प्लॉयड एज अ फाइनल स्टेप ऑफ एनालिसिस। लास्ट एकदम एकदम सब करने के बाद में हम लास्ट स्टेप में क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ध्यान रखना। Forensic chemistry में crystallization followed by X-ray crystallography can be utilized to determine precise molecular structure of an unknown substance। ठीक है, unknown substance का precise molecular structure जानना है तो फिर हम crystallization के बाद X-ray crystallography करके पता लगा सकते हैं उसका molecular structure। ठीक है, ये यूज है क्रिस्टलाइजेशन का। नेक्स्ट आता है हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो है यहाँ पे यूजुअली लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड पार्टीशनिंग बोल सकते हैं। आपने इस तरीके से जो है कोनिकल फ्लास्क लेके उसमें सेपरेशन करा होगा, कोनिकल फ्लास्क में सेपरेशन आपने करा होगा, स्कूल में करा होगा या फिर आपने अपने बीएससी के दौरान करा होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स अ कंपाउंड ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू अनदर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो हम अलग अलग सॉल्वेंट लेते हैं, स्पेशली जो मिक्स नहीं होते, जैसे पानी ले लो, तेल ले लो। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने डाला, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। जब वो मिक्स हो गया तो हमने उसको स्टैंड पर लगाया और उसको हमने थोड़ी देर के लिए सेपरेट होने दिया। अब जब वो सेपरेट हो जाता है बेटा तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे नॉब को ओपन करके निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। वाटर निकल गया हमारा, अलग कर दो, दूसरा ग्लास लो। अब हमने उसमें धीरे से ऑलिव ऑयल निकाल ली और इसमें जो मेंशन है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा इसमें इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है। अब देखो एक चीज, द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट प्रोग्रेसेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। स्टेजेस देखो इसकी, सॉल्वेंट पेनिट्रेट इनटू द सॉलिड मैट्रिक्स, सॉल्वेंट सॉलिड मैट्रिक्स में जाता है। सॉल्यूट डाइल्यूट्स इन द सॉल्वेंट, जो हमने सॉल्यूट डाला है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। सॉल्यूट इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सॉलिड मैट्रिक्स। द एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूट इज कलेक्टेड, एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूट को जो मैंने अभी आपको नॉर्मल भाषा में समझाया है सेपरेशन करना, वो यहाँ पे दिया है। वाटर इज द मोस्ट पोलर सॉल्वेंट, वाटर मोस्ट पोलर सॉल्वेंट होता है और वाइड रेंज ऑफ पोलर कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, और हम इसको वाइड रेंज ऑफ पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब मैं आपको बताऊं कि फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस ही बोल सकते हैं हम इसको, कि हम फॉरेंसिक साइंस में कहाँ यूज करते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम यूरिन और स्टमक वॉश। हमें पेस्टिसाइड्स निकालने हैं यूरिन में से या फिर स्टमक वॉश में से, तो तब हम इस टाइम पे ये करते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई पर्सन ने मान लो पेस्टिसाइड खा लिया हो, ठीक है, सुसाइड करने के लिए पेस्टिसाइड खा लिया हो, तो वो उसके स्टमक वॉश में, यूरिन में, ब्लड में जाके स्टोर हो जाता है। तो अब हमें ये सब सैंपल्स आए हैं लैब में, हमको एक्सट्रैक्ट करके ये कंफर्म करना है कि इसने कौन सा पेस्टिसाइड खाया है। तो हम क्या करेंगे, 20 ml यूरिन सैंपल लेंगे जो आया है, या फिर स्टमक वॉश, जो भी है, जो कुछ भी आया है हम वो लेंगे विक्टिम का, ठीक है। इसके बाद में 20 ml एनहेक्सेन सैंपल हम उसमें डालेंगे, ठीक है, एनहेक्सेन डालेंगे हम उसमें। अब क्या करेंगे, हम उसको वाटर बाथ पे रख देंगे हम, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए हम उसको वाटर बाथ पे रख देंगे। वाटर बाथ क्या होता है, जैसे कि मान लो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कि हमारे पास एक बड़ा सा बीकर है, हमने उसमें पानी भरा और उसके अंदर हमने जो है दूसरा टेस्ट ट्यूब में या बीकर में हमने उसको छोटे बीकर में रख के उसको वाटर बाथ दिया, या फिर एक पूरी मशीन होती है वाटर बाथ नाम से ऐसी आती है, उसको रख दो, उस पर रख दो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन टेक देखो, पुट इट ऑन अ वाटर बाथ, वाटर बाथ पे रख लिया 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। देन टेक इट द सैंपल आउट, टेक आउट द सैंपल, ठीक है, वाटर बाथ में से निकालो, उसको कूल होने दो रूम टेम्परेचर पे, फिर फिल्टर कर लो। फिर ट्रांसफर द फिल्ट्रेट, पूरा जब वो निकल गया, ठीक है, अब फिल्ट्रेट को ट्रांसफर करो सेपरेटिंग फनल में और उसमें सोडियम एनहाइड्रेट्स डालो। समझ में आया।
यूरिन वगैरह जो भी था हमारे पास में, हमने उसको वाटर बाथ पर रख के 30 मिनट बॉईल करके पूरा उड़ा दिया उसको। अब हमें उसमें मिल रहा होगा, उसमें जो जो आपका बीकर बचा ना, उसमें आपके प्रेजेंट होगा सैंपल जो हमें जिस पे टेस्ट लगाना है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अब हम फनल में डालते हैं और हम उसमें सोडियम एनहाइड्रस डालते हैं, फिर हम फिल्टर करेंगे और फिर इवेपोरेट करेंगे। तो रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज यूज फॉर फर्दर टेस्ट। रिमेनिंग फिल्ट्रेट को हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये बस इतनी प्रोसेस जनरली जान लो आप कि ऐसे होता है। अब जैसे मैं आपको ब्लड के लिए बताऊं, ब्लड अगर मिला है तो 10 ml हमने ब्लड लिया, ठीक है, is taken for that blood 10 ml of sodium tungsten, फिर हमने उसमें 5 ml of sodium tungstate डाला, ठीक है, फिर उसमें 0.1% H2SO4, ठीक है, एसिड डाला, हमने मिक्स कर दिया। 10 ml ब्लड लिया, 5 ml सोडियम टंगस्टेट डाला, 0.1% H2SO4 डाल के मिक्स कर दिया। इसके बाद में हमने इसको फिल्टर कर लिया, मिक्सचर को हमने फिल्टर कर लिया एंड फिल्ट्रेट गोज टू सेपरेटिंग फनल। जो फिल्ट्रेट बचा उसको हमने सेपरेटिंग फनल में डाला। फिर हमने उसमें एनहेक्सेन डाला। एनहेक्सेन हमेशा यूजुअली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एनहेक्सेन डाल के हमने उसको अच्छे से शेक कर दिया, ठीक है। फिर 3 टाइम, ये हमने 3 बार किया। एनहेक्सेन डाला, निकाल लिया, फिर हमने पहले 50 ml के साथ, फिर 25 ml के साथ, फिर 10 ml के साथ में हमने ऐसे करके उसको पूरा जो है कंसंट्रेट किया। फिर एनहेक्सेन को हमने एवेपोरेट कर दिया और रिमेनिंग जो हमारा सैंपल बचा उसमें हमने टेस्ट लगा लिया, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल पॉइजन के लिए भी दिया हुआ है। तो ये भी, अब देखो मैं ज्यादा इसको बहुत डिटेल में आपको अभी नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसके लिए तो मैं आपको यहाँ पढ़ा ही नहीं रही हूँ। ये पूरा का पूरा जो है विसरा में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डाला, तो वो आप वहां से देखना, ठीक है। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आप समझ ही गए होंगे कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें जो क्राइम सीन से मिले हैं उसको सेपरेट करने के लिए, उसको हमें एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। क्राइम सीन में एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ अ क्राइम सीन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का हम यूज कर सकते हैं टू आइसोलेट लिपिड्स फ्रॉम स्टेन्ड फैब्रिक फॉर एनालिसिस और रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ द स्टेन हमें को मिला है अगर, तो हम उसका ओरिजिन पता कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल फॉरेंसिक्स में भी आप इसका यूज करते हो, इस मेथड का, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। डिस्टिलेशन के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही है जो सबसे ज्यादा यूज होती है टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री की फील्ड में, ठीक है। तो ये अगर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप में से कोई इस फील्ड में आगे बढ़ेगा ना, टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री की फील्ड में, तो आप दिन भर सेपरेटिंग फनल लेके उस पर सेपरेशन ही करते बैठे रहोगे, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये जो पढ़ाया था अब हम अप्लाई कर पा रहे हैं। यूजुअली ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आप जब थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आती हैं, बट आप बस एटलीस्ट स्टेप्स याद रखो कि ऐसा 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 करना है। फिर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब जो लोग बोल रहे थे कि इनके आंसर बता दो, तो मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना यूनिट वाइज, तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी, तो वहां पे इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिस्टिलेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर, डिस्टिलेशन का यूज किस लिए होता है? टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम टिश्यूज और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड किस लिए यूज होती है। नेक्स्ट, What is the primary purpose of crystallization in forensic science? Forensic science में crystallization का primary purpose क्या है? To create decorative crystals for display, to purify substances by forming pure crystals, to generate heat during chemical reactions, to extract volatile compounds from mixtures. क्या होगा? Next, in forensic investigation, sublimation is often used for. Sublimation का use किस लिए होता है? Purification करने के लिए, separation of non-volatile compound, quantitative analysis of liquid या identification of stable compound. Next, in forensic chemistry, which instrumental technique is commonly used for determining molecular structure of a compound? Gas chromatography, HPLC, mass chromatography या IR? और आई थिंक ये लास्ट है, व्हाट प्रॉपर्टी डू क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन बोथ रिलाई ऑन द सेपरेशन ऑन फोरेंसिक प्रोसेसेस? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पूछा है। क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या सब्लिमेशन पॉइंट?
और आप देखो यहाँ पे सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, मैं एक बार एंड में भी बताना चाह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उनका पूरे साल गाइड करूंगी, हर एक चीज से रिलेटेड आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।